तो आज देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या लाउड स्पीकर से अजान होनी चाहिए। मामला उठा है वाइस चांसलर डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और उनका कहना है कि चूंकि उनके घर के बगल में एक मस्जिद है जिसमें सुबह 5 बजे अजान होती है और वो इतनी जोर से होती है जिसके चलते वो सो नहीं पाती और उनके मौलिक अधिकारों का इससे हनन हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जीना भी किसी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट साफ कह चुका है कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का मूल विषय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लाल मस्जिद ने तो इसका निराकरण कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, डायरेक्शंस बदल दी लाउड स्पीकर की। लेकिन जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, वो पिल पड़े हैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव पर। वो पिल पड़े हैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव पर, कह रहे हैं कि मजहबी लड़ाई क्यों लड़ रही है वाइस चांसलर। यहाँ मुद्दा वाइस चांसलर का नहीं है, यहाँ मुद्दा ये है कि क्या कुछ लोग जानबूझकर मजहब के नाम पर ऐसी अनाधिकृत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध की बातों को क्या लगातार मानते हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, लेखक और पत्रकार कनाडा से। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अंबर जैदी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ इफ्रा जान हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है और साथ ही साथ वकील भी हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ एहतेशाम हाशमी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले बहस को शुरू करूं उससे पहले दर्शक की एक राय जानना जरूरी है कि अब तक की बहस से उसने क्या समझा। मेरे दर्शक अनिल चतुर्वेदी जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बताइए क्या क्या लगता है बहस को देखकर आपको? देखिए, ऐसा है कि अभी आपकी आवाज, एक सवाल आपका दोबारा पूछिए, आपका सवाल साफ नहीं आया मेरे पास। आप क्या लगता है आपको इस पूरी डिबेट को सुनकर? आप क्या महसूस करते हैं? आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, ऐसा है कि मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के वहीं तक होते हैं जहां की संविधान ने उसको अधिकार दिया। संविधान के अगर किसी व्यक्ति को यह अधिकार मिला हुआ है जिसमें कि उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अगर वो सदुपयोग करता है, कानून में रहते हुए अगर उपयोग करता है, तो मेरी नजरिए से कहीं गलत नहीं है। परंतु यदि कानून के दायरों को तोड़कर कोई सरकार या कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है, दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, अपने क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है, तो वो गलत है। यहां देखने वाली बात यह है तो अनिल चतुर्वेदी, मुद्दा यही है कि यहाँ पर वाइस चांसलर के जो अधिकार हैं राइट ऑफ लिविंग के, उनका हनन किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का कोई लाउड स्पीकर का कोई शोर किसी भी माध्यम से नहीं होना चाहिए। सीधे मैं चलता हूं सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, हमने बहुत बातें सुनी इस बहस के अंदर, लेकिन वो लोग कौन हैं जो इसको अब एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि लाल मस्जिद ने तो इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर दिया है? जी दीपक जी, मैं पूरी बहस में आपके साथ शामिल रहा और सोच रहा था मौलाना साहब किस मज़ार पर हाजिरी देकर आए हैं कि उनके मुंह से फूल ही फूल झड़ रहे हैं। लेकिन फिर जहनियत सामने आ गई जब आपने उनसे कहा कि गद्दारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, और उन्होंने उसको मोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान के गद्दारों को पाकिस्तान में गोली मारी जानी चाहिए। तो साहब, मौलाना साहब को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का तस्वुर ही इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी था। इस देश को तोड़ने का काम जिन लोगों ने किया, पाकिस्तान बनाने का काम जिन लोगों ने किया, वो इस देश के गद्दार हैं। और दूसरी बात कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, एक तस्वुर भी है, एक मानसिकता है, उसको भी एक दृष्टिकोण है। और जहां इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान तो मांगा यूपी बिहार के, लेकिन गए नहीं, यहीं रह गए। और वो तरबियत, वो सोच, वो जहनियत यही है, आज भी है, जिंदा है, और किसी ना किसी तरह बात का रुख उल्टे मोड़ने में कोशिश में लगी रहती है।
ये पढ़े लिखे मुसलमानों की प्रॉब्लम है। जो शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, किसी तरह अपना दिन काट रहा है या पढ़ लिख करके फौज में चला गया है, देश के काम में लगा हुआ है, उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम उन लोगों की है जो मजहब की अफीम चटाकर लोगों को सड़कों पर लाते हैं। और इसलिए हमें आगाह करना पड़ेगा इन लोगों को कि गद्दारी अब लफ्फाजी से छुपने वाली नहीं है। ये मुल्क अब जाग गया है और यहां का इंतजामिया अब ये इस तरह की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगा जिसमें कि आप लोगों के हक पामाल करें, उनके अधिकारों का उल्लंघन करें। और ये अब बढ़ने वाला है। कृपया आगाह हो जाइए, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद कर दीजिए। अपने होने का एहसास किसी की आंख में उंगली डालकर नहीं होता है कभी। और ये जब जब होगा तब तब इसके नताइज बुरे होंगे। शुक्रिया। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेके मौलाना साहब के पास चलता हूँ। इफ्रा, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन मौलाना साहब, मैंने नहीं सुना था आपने कहा कि पाकिस्तान के गद्दारों को गोली मारो। मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए, जो खाते यहाँ की है और गाते कहीं और की है, उन गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? मौलाना साजिद रशीदी, ये बताइए आप। सुनिए मेरा जवाब, सुनिए मेरा जवाब ना। मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। मैं सुशील पंडित से एक सवाल करता हूँ, बीजेपी की सरकार 6 साल हो गए देश के अंदर है, आप कश्मीर क्यों नहीं जाते भाई? दिल्ली में क्यों हैं आप? 370 हट आप कश्मीर जाओ ना, क्योंकि आपको वहां से मुसलमानों ने खदेड़ा था। आप तो सरकार आपकी आ गई। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जाइए आप। इसके लिए एक बहस रख लीजिए, इस पर भी इनके बात दे दीजिए। 370 हट गया है, आप इनको जाइए। मैं यहाँ सुहाता नहीं हूँ, आप पर बहस कर लीजिए, ये भी एक मुद्दा बना दीजिए। वापस कश्मीर क्यों नहीं जाते? लेकिन मैं आपको लाना चाहूंगा यहाँ पर बैठी जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो बंदूक। आपने भी बड़ा चिल्लाया था ना अनुराग ठाकुर के इस नारे पर, देश के गद्दारों को गोली मारो। आप मुझे बताइए, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए इफ्रा खान, जो खाते यहाँ की है और गाते कहीं और की है? जी दीपक चौरसिया जी, मैंने किसी को नहीं टोका, उम्मीद है आप भी नहीं टोकेंगे। पहली बात, आप बार बार कहते हैं देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए। प्लीज, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? सवाल पहले, अरे इनको प्लीज बोलने दीजिए, ये बदतमीजी करते हैं टीवी पे। पहली बात, आप कहते हैं देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए। देश के गद्दारों को पहले आप मुझे बताइए, गद्दार डिक्लेयर कौन करेगा? क्या इफ्रा जान बैठेगी और कहेगी गद्दार कौन है? क्या तारिक फतेह बैठेंगे और कहेंगे गद्दार कौन है? यार ये क्यों बदतमीजी करते हैं टीवी पे? इनको मैंने क्लियरली बोलने दिया, ये क्यों बदतमीजी आपने कहा था ना सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट के टाइम, आपने कहा था कि देश का मुसलमान गद्दार है, उसको गद्दार माना जाता है। आप लोग खुल के टीवी पे कहते थे ये मुसलमानों के लिए कहा गया है। इफ्रा खान, आप लोग खुल के कहते थे ये तो मुसलमानों के लिए कहा गया है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर किसी पे कोई इल्जाम लगाती है तो आप जवाब सुनने का भी मत रखिए। आप लोग खुद कहते थे, चिल्लाकर रोक कर कहते थे और बोलते थे अनुराग ठाकुर को जेल में डालो, उसने कहा मुसलमानों को गोली मारो। आप मुझे बोलने देंगे तभी मैं बोल पाऊंगी ना। आप मेरे टाइम में आप लोग ही कहते थे ना इफ्रा, आप मेरे टाइम में बोल दीजिए। कैसी पत्रकारिता है भाई? एक आप लोगों ने ऑपोजिशन का पैनलिस्ट लाया है, उसी के मुंह पे सब चढ़ रहे हो। आप बोलने नहीं देंगे तो आप दूसरा पहलू को कैसे डालेंगे? कहां से हो गई? आप जितनी आपकी उम्र नहीं है शायद उतरे हो, उससे ज्यादा मैंने पत्रकारिता में अपने साल पूरे कर लिए हैं। आपके साथ ये बात कहूंगा छोटी बहन, आपकी शायद जितनी उम्र नहीं होगी उतनी साल पत्रकारिता कर चुका हूं मैं। क्या बात है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड दे रहे हैं ऑपोजिशन लीडर। बोलना पत्रकारिता होता है? एक पक्ष को बोलने देना पत्रकारिता होता है? आप बताइए दीपक जी, कब से मैं आपको कह रही हूँ मुझे भी चलिए, मैं माफ कीजिएगा इफ्रा, प्रिपेयर करके आई हूँ। यू लॉस्ट योर चांस, पहले ही आप बोलने लगते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतने बड़े पैनलिस्ट हो गए हैं कि हमारे टाइम कोई ना बोले, हम सबके टाइम बोले, हम सबके टाइम पर इंटरफियर करें, हम सबके टाइम पर बीच में कूदे, हम सबके टाइम को खराब करें और हमारे टाइम पर हमको बिल्कुल सेक्रोसेंट की तरह एक अपोजिशन लीडर की तरह डील करने दिया जाए। गजब बात है।
माफ कीजिएगा, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल क्या था आज का, क्या लाउड स्पीकर से अजान सही है? हाँ कहना है 5% लोगों का और नहीं करना है 95% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।